मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब किसी इंसान की मौत उसकी किसी गहरी इच्छा के पूरे हुए बिना हो जाती है या वो शक्तिशाली क्रोध की चपेट में मर जाता है, तब वहाँ पर शराब का जन्म होता है। जो शराब उस घर में पूरी तरह से फैल जाता है और इस शराब से अगर किसी दूसरे की मौत होती है तब फिर से एक नए शराब का जन्म होता है। जिसके बाद अब हम फ्यूमिया नाम के एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो सेंटा क्लॉज वाले कपड़े पहना होता है क्योंकि आज क्रिसमस का दिन होता है। अब यहाँ पर वो एक घर में केक डिलीवरी करने के लिए आया होता है और अब घर में आने के बाद वो यहाँ पर केक डिलीवरी के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। पर कुछ देर बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बार बार उसे एक ही बात एक ही एक्शन में बोले जा रही होती है, जिस वजह से उसे थोड़ा अजीब लगता है। और तभी अचानक से उसे किचन से किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो किचन में जाता है तब उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अब किचन से निकलने के बाद जब वो बाथरूम में जाता है तब यहाँ पर पूरा बाथरूम उसे जला हुआ मिलता है और तभी उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। और अब बच्ची का पीछा करते हुए जब वो उसके रूम में जाता है तब वो रूम में एक बच्ची की लाश को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस बच्ची का सिर ही नहीं होता। अब यहाँ पर उसे फिर से उस महिला की आवाज सुनाई देती है और आवाज का पीछा करते हुए जब वो एक रूम में जाता है तब यहाँ रूम में वो उस महिला की लाश को देखता है जिसे चाकू से मारा गया था। जो सब देखकर फ्यूमिया काफी घबरा जाता है। वो अब उस जगह से जल्द निकलना चाहता है, लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पर एक व्हाइट गोस्ट दिखाई देता है जो हाथ में बास्केटबॉल लिए होती है, जिसे देखकर फ्यूमिया बुरी तरह से डर जाती है। फिर अगले सीन में हम फ्यूमिया को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं और फ्यूमिया ने पुलिस को उन लाश के बारे में बता दिया था। पुलिस को भी उस घर में टोटल 5 लाशें मिले थे। वहीं दूसरी तरफ अब फ्यूमिया की हालत बहुत खराब हो गई होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। अब इसी दौरान फ्यूमिया की गर्लफ्रेंड चीहो पुलिस स्टेशन आकर फ्यूमिया को अपने अपार्टमेंट ले जाती है। वो यहाँ पर फ्यूमिया के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए केक लाई होती है। और अब एक मोमेंट पर जब चीहो फ्यूमिया को किस करने जाती है कि तभी फ्यूमिया को कुछ होश आ जाता है। उसे दरअसल चीहो की जगह पर वही व्हाइट गोस्ट दिखाई देता है, जो देखकर वो तुरंत ही उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे चीहो की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में अब हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो अपनी बेटी एकेन को उसकी स्कूल में छोड़ने के लिए आया होता है। और अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के बाद वो पीछे की सीट को साफ करने लगता है क्योंकि उस पर ग्लू की तरह कोई लिक्विड लगा होता है। अब इसी दौरान उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें उससे उसके एक पैसेंजर की डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है। वो अब डिटेल्स बताने के लिए वहाँ से निकला ही होता है कि तभी उसे आईने में वही पैसेंजर दिखाई देता है, जो देखकर वो एकदम डर जाता है। लेकिन पीछे मुड़ने पर सीट पर कोई भी बैठा नहीं होता। पर अब यहाँ पर बैक सीट पर उसे एक बैग दिखाई देता है और पीछे जाकर वो जैसे ही बैग को खोलता है तो उसे बैग में एक बच्ची का कटा हुआ सिर नजर आता है, जो देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। और तभी अचानक से 2 हाथ उसके पीछे आते हैं और फिर उसे मार देते हैं। जिसके बाद अब हमें 7 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक जूनियर डिटेक्टिव को देखते हैं जो एक केस से रिलेटेड कैसेट की ऑडियो को सुन रहा होता है, जिसमें एक आदमी कह रहा होता है कि मैं भी जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और अब जब यहाँ पर यसुकावा नाम का एक डिटेक्टिव की नज़र अपने जूनियर पर पड़ती है तब वो उसे तुरंत ही कैसेट को ले लेता है और फिर तोड़ भी देता है। जिसके बाद वो अपने जूनियर को बताता है कि बहुत समय पहले ही उसने इस कैसेट को तोड़कर फेंक दिया था क्योंकि ये कोई आम कैसेट नहीं बल्कि एक शापित कैसेट है। जिसके बाद यसुकावा अपनी जूनियर को चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम इस कैसेट और इससे जुड़े केस के बारे में ज्यादा छानबीन मत करना, क्योंकि 7 साल पहले उसका एक साथी भी इस केस की छानबीन कर रहा था और फिर एक दिन वो अपने ही घर में पंखे से लटका हुआ मिला। अब यहाँ पर यसुकावा उस कैसेट को फिर से पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं यसुकावा का जूनियर उसके मना करने के बावजूद भी उस केस के बारे में जानने के लिए नेट पर सर्च करता है। और अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक आदमी ने अपने घर के 5 लोगों को बेरहमी से मार डाला और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। जिसी दौरान उसे फिर से वो कैसेट दिखाई देता है जो बिना किसी डिवाइस के प्ले हो रहा होता है, जो देख कर अब उस डिटेक्टिव के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी अचानक से कैसेट से कुछ निकलता है, जिसकी बाद सीन ब्लैकआउट हो जाता है। शायद कैसेट ने डिटेक्टिव को मार दिया और उसे पोजेस कर लिया। अब अगले सीन में हम 3 लड़कियों को देखते हैं
हैं जिनका नाम एकेन, मायुमी और युका होता है। एकेन दरअसल उसी टैक्सी ड्राइवर की बेटी होती है जिसकी गाड़ी में 7 साल पहले एक कटा हुआ सिर मिला था। अब यहाँ पर मायुमी और युका एकेन से एक स्पिरिचुअल गेम खेलने के लिए कहते हैं और फिर यहाँ पर मायुमी एकेन को अपने फादर के बारे में सोचने के लिए कहती है ताकि वो इस गेम के जरिए उसके पिता के बारे में पता लगा सके जो 7 साल पहले ही गायब हो गए थे। दरअसल उसके पिता की मृत्यु 7 साल पहले ही हो गई होती है, लेकिन एकेन को इसके बारे में पता नहीं होता। और अब गेम के दौरान उन लोगों का कॉइन मिराई शप पर आकर रुक जाता है, जो देख कर एकेन डर कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं मायुमी और रुका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकेन मायुमी शप को देखते ही इतना डर क्यों गई। अब थोड़ी देर बाद मायुमी और युका भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मायुमी को अपने सामान के बारे में याद आता है जो उसने क्लासरूम में ही छोड़ दिया था। इस वजह से वो सामान को लेने के लिए क्लासरूम में चली जाती है और वहीं युका वॉशरूम में चली जाती है, जो वही ग्रैंड मदर वाला व्हाइट गोस्ट होता है जिसकी वजह से अब तक कई लोग मर चुके थे। जिसके बाद अब ये व्हाइट गोस्ट युका को भी मार देती है। दूसरी तरफ अब हम एकेन को देखते हैं जो मिराई के बारे में सोचने लगती है कि उसने अपनी दोस्त मिराई की मदद नहीं की थी। दरअसल एकेन और मिराई बचपन में दोस्त थे और जब मिराई ने एकेन को अपने चाचा द्वारा सेक्सुअली अब्यूज करने के बारे में बताया था तब एकेन अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी, लेकिन मिराई के चाचा ने उसे अपने घर से भगा दिया था। इस वजह से वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाई थी और वहीं एकेन डर की वजह से वहाँ पर फिर से कभी नहीं आई थी। जिसके बाद अब सीन 7 साल पहले शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पर हम मिराई के परिवार को देखते हैं जो एक घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। ये घर दरअसल मारिको परिवार का था जिन्हें ब्लैक गोस्ट ने मार दिया था, लेकिन इसके बारे में मिराई के परिवार को पता नहीं होता। और अब यहाँ पर मिराई के चाचा अत्सुशी जब एक रूम में जाते हैं तब यहाँ पर वो एक मिरर को देखते हैं जो मिरर शापित होता है, लेकिन अत्सुई को इसके बारे में पता नहीं होता। इसलिए जैसे वो शापित मिरर को छूते हैं तो उनकी आत्मा मिरर में कैद हो जाती है और अब वो मिरर द्वारा पोजेस हो जाते हैं। जिसके बाद अब आत्सुशी अपने परिवार के लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और अब वो एकांत में रहने लगते हैं और इसी दौरान वो अपनी भतीजी मिराई के प्रति आकर्षित भी होने लगते हैं। इस वजह से वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करने लगते हैं। वहीं एक दिन मिराई अपने दोस्त एकेन को अपनी चाचा की हरकतों के बारे में बता देती है, जो सुनकर एकेन बहुत ही हैरान हो जाती है। और अब इसी दौरान वहाँ पर मिराई की दादी भी आ जाती है जिनके हाथ में एक बास्केटबॉल होता है, बिल्कुल मूवी की शुरुआत वाले गोश्त की तरह। अब मिराई की दादी के जाने के बाद वहाँ पर मिराई के चाचा अत्सुशी आते हैं जो एकेन को वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद अत्सुशी मिराई को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं और वहीं मिराई विंडो से अपने दोस्त से मदद मांगती है, लेकिन एकेन डर से वहाँ से भाग जाती है। और इसी दौरान हम मिराई की दादी को देखते हैं जो मेकअप करके और एक बैग पहनकर अत्सुशी के पास जाती है ताकि वो मिराई को छोड़ दे और अपनी हवस को उनके साथ पूरा कर ले, जो देखकर अत्सुशी बहुत ही एम्बैरेस फील करते हैं। इस वजह से वो मिराई को छोड़कर रूम से निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अत्सुशी अपने एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जिससे उसके परिवार वाले उसके लाइफ के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। पर वहीं अत्सुशी को मिरर के श्रापित के जरिए पोजेस होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अब वो रात के समय वो सबसे पहले अपने पिता के पास जाकर उन पर हमला करके उनकी जान ले लेता है। जिसके बाद वो अपनी दादी को एक रस्सी से गला घोटकर मार देता है। अब अपने दादी को मारने के बाद वो अपनी बहन को बाथरूम में जलाकर मार देता है और फिर वो किचन में जाता है और यहाँ पर उसकी माँ होती है और ये वही लेडी होती है जिनकी आत्मा को फ्यूमिया ने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब यहाँ पर अत्सुशी देखते ही देखते चाकू से हमला करके अपनी माँ की जान ले लेता है और अब अपनी माँ को मारने के बाद वो मिराई के रूम में जाता है और इसी समय मिराई के हाथ में एक बेर कीचेन होता है जिसे उसकी दोस्त एकेन ने दिया था। और फिर इसके बाद अत्सुशी मिराई को बहुत ही बेदर्दी के साथ गला काट कर मार देता है और फिर उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है और फिर उसको एक बैग में भर के टैक्सी से निकल जाता है। और फिर इसी दौरान हमें रास्ते में डिलीवरी बॉय फ्यूमिया दिखाई देता है जो अत्सुशी के घर पर ही केक की डिलीवरी के लिए जा रहा होता है, जैसा कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वहीं यह टैक्सी ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि मिराई के दोस्त एकेन के पिता होते हैं जो अत्सुशी को एक जंगल में छोड़कर वहां से चले जाते हैं और फिर बाद में एक श्रापित के द्वारा मारे जाते हैं।
वहीं अब हम आत्सुशी को देखते हैं जो एक जंगल में जाकर अपनी आवाज को एक कैसेट में रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो अपनी भतीजे के सिर को देखकर उसे सॉरी कहता है और फिर उसे जल्दी मिलने की बात कहकर आत्महत्या कर लेता है। और फिर उसके मरने के बाद श्राप उस कैसेट में ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए अब उस कैसेट की ऑडियो को सुनने वाले मारे जाते हैं। वहीं जो व्हाइट गोस्ट होती है वो मीराई की दादी की होती है, जो शायद उस घर में रहने की वजह से पोजेस हो गई थी, या फिर उनके अंदर अपनी पोती को बचाने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन वो अपनी पोती को बचा नहीं पाती, तो शायद इसी वजह से वो गोस्ट में बदल जाती है। अब अगले सीन में हम प्रेजेंट समय का सीन देखते हैं। यहाँ ने कि मीराई की हत्या के 7 साल बाद का समय, और इस समय एकेन मीराई के बारे में ही सोच रही होती है। वो बचपन में मीराई को उसकी चाचा से नहीं बचा पाई थी, इसी वजह से उसे बहुत ही पछतावा हो रहा होता है। और तभी अचानक से वहाँ पर मीराई का गोश्त आ जाता है, जिसे देखकर एकेन डर जाती है। उसे लगता है कि मीराई उससे बचपन की बात का जरूर बदला लेगी, लेकिन यहाँ पर मीराई का गोश्त उसे उसके लकी बेर किचन को वापस करके गायब हो जाती है, जो दर्शाता है कि वो उससे गुस्सा नहीं है बट थोड़ी सी नाराज जरूर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।